न कभी पैर थका है, न हिम्मत हारी है। न कभी पैर थका है, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन जिंदगी का, जज्बा है परिवर्तन जिंदगी का, इसलिए सफर जारी है। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अपना मन ठान लीजिए, आप अपनी मंजिल अवश्य पहुंचिएगा। जीत पक्की होगी अगर मेरा मन अच्छी रहेगी तब। तो आज हम लोग कृषि चैप्टर जो पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे और पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे चीजों का अध्ययन भी किया था, बहुत सारे विस्तृत जानकारी प्राप्त किए थे। कौन सी कृषि कहाँ पर की जाती है, किस प्रकार की कृषि होती है, किस प्रकार की कृषि में किस तरीके से किया जाता है, इन सभी का अध्ययन हम कर चुके थे। और जो आज का जो पार्ट 2 है वह हम लोग कृषि में जो होता है, एक वर्ष में जो काम होता है, उसी एक वर्ष में काम होने के बावजूद उन जो फसल होती है उन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे जब एक वर्ष के अंतर में कृषि किया जाता है तो 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, और वह 3 प्रकार की फसलें जब उगाई जाती है, इन्हीं का शस्य प्रारूप का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि हमारे भारत में बहुत अत्यधिक किया जाता है। हमारे यहाँ भारत जो है वह सांस्कृतिक मामले में बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। हमारे भारत में बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है, तो यहाँ कृषि भी अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे शस्य प्रारूप को हमारे भारत में कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। और पहला भाग मेरा क्या है? रबी फसल। मेरा पहला भाग आता है रबी फसल, और दूसरा भाग आता है खरीफ फसल, और तीसरा जो होता है जायद फसल। अर्थात कहने का अर्थ है कि शस्य प्रारूप को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल, और तीसरा है जायद फसल। एक वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है फसल। ये रबी फसल क्या है? तो रबी का अर्थ जो होता है वह धूप अर्थात सूरज। और हमें सूरज कब पसंद आती है, हमें धूप कब पसंद आती है? तो ठंड के महीनों में हमें क्या होता है? तो हमें ठंड के महीनों में धूप पसंद आती है। तो जिस समय ठंड के महीनों में जो फसल को उगाया जाता है वह रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ फसल अर्थात कहने का अर्थ खर जाना, खराब हो जाना। और हमारी फसलें कब खराब होती है? तो बरसात के महीनों में हमारी जो फसल है वह खराब हो जाती है। तो बारिश के समय में जो फसलों को उगाया जा रहा है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल, ये दोनों फसल के मध्य में जो उगाया जाता है वह जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम विस्तृत भागों में देखते हैं रबी फसल। कौन सी फसल? तो ये रबी फसल, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसल को क्या किया जाता है? तो इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। बोया कब जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में हम लोग क्या करते हैं? रबी फसल को बोते हैं। तो कटाई कब करेंगे? अप्रैल से जून के बीच में हम लोग रबी फसल को कटाई कर लेते हैं। जैसे में इन फसलों के अंतर्गत आ गए गेहूं, दूसरा आता है जौ, तीसरा आता है चना, चौथा आता है मटर, और 5वां आता है सरसों। और भी बहुत सारे फसलें आते हैं। तो जौ को हम लोग कब बोते हैं? ठंड के महीनों में। जौ को ठंड के महीनों में, चना को ठंड को महीने में, मटर, सरसों ये सारे ठंड के महीने में किए जाते हैं। और बाकी बात जून से अप्रैल से जून के मध्य में हम लोग क्या करते हैं? काट लेते हैं। ये राज्य में सबसे पहले आते हैं गेहूं। ये जो गेहूं है वह गेहूं कहाँ उगाया गया है, कहाँ उत्पादन? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं? गेहूं को उपजाया जाता है। तो ये इसका बल क्यों दिया गया? जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारा भारत में बहुत गरीबी थी।
और जब हमारे भारत में बहुत गरीबी थी तो उस समय पंचवर्षीय योजना के समय एक क्रांति को लागू किया गया जिसका नाम है हरित क्रांति। और ये हरित क्रांति क्या है, इससे प्रश्न आते हैं। हरित क्रांति क्या है? ये हरित क्रांति तो यह किसका उत्पादन के लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऐसा प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसा आते हैं। तो हरित क्रांति में क्या किया गया? गेहूं पर और चावल पर बहुत बल दिया गया कि गेहूं को उपजाओ और चावल को बहुत ज्यादा उपजाओ। और जब बल दिया गया तो उस समय बल के कारण वहां पर उपजाया गया गेहूं को, चावल को। इस प्रकार से हमारा देश का अर्थव्यवस्था को सुधारा गया। ये है हरित क्रांति। ये पंजाब के क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा क्यों? तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो ये मेरा विश्व का मानचित्र। यहाँ पर मेरा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर मेरा भूमध्य सागर है और यहाँ से हवाएं उठना चालू होती है। यहाँ से हवाएं उठना चालू होती है और मानसून जब उठती है तो मानसून ये भारत के पश्चिमी साइड से चलती है। ये इस प्रकार से मानसून उठना चालू होती है और इस तरह से चलती है। चलने के बावजूद यहाँ पर धीरे धीरे जो जिस देश में प्रवेश किया वहां पर ठंड के महीनों में क्या हो रहा है? बारिश होते जा रहा है। और बारिश होने के बावजूद यहाँ पर मेरा पंजाब इस सब के क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ पंजाब इस सब के क्षेत्रों में क्या होती है? ठंड के मौसम में बारिश होती है और बारिश होने के बावजूद वहां पर खूब बारिश, वहां पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा। तो ठंड के महीनों में जिस समय हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं को जिस समय बुआई करते हैं उस समय अगर पानी दे तो सिंचाई कर दे तो उस समय गेहूं का उपजाऊ बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ पर जैसे गेहूं का बुआई करते हैं और यहाँ पर पानी मिल जाता है और मिलने के क्रम में क्या होता है? यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अत्यधिक हो पाता है। तो इसी का नाम होता है पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से? तो भूमध्य सागर के क्षेत्रों से उठती है और भारत में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। इसलिए कहा गया कि यह पंजाब के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में किया जाता है। ये था रबी फसल। अब आते हैं खरीफ फसल। ये खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ अर्थात खर जाना, और खर जाना अर्थात खराब हो जाना। और खराब कब होता है? जब हमारे बारिश के समय होती है तो वहां पर फसलें कहा जाती है खराब हो जाती है। इसकी बुआई कब? जून से जुलाई के महीनों में बुआई करते हैं। अर्थात कहा जाए तो हमारा जो खरीफ फसल के अंतर्गत कहा जाए तो हमारे भारत में जब मानसून प्रवेश करती है, मानसून कब प्रवेश करती है? तो 1 जून को हमारे भारत में प्रवेश कर देती है। 15 जून आते आते हमारे झारखंड में प्रवेश करती है। इस प्रकार से जब मानसूनें प्रवेश करती है तो उन्हीं के मध्य में बुआई किया जाता है। जून से जुलाई के मध्य में बुआई किया जाता है। कटाई कब किया जाता है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम लोग कटाई करते हैं। इसके अंतर्गत जो खरीफ फसल के अंतर्गत जो आते हैं फसलें, वह कौन से आते हैं? तो पहला है चावल। हम लोग धान को कब बुआई करते हैं? तो हम लोग धान को कब? बरसात अर्थात बारिश के महीने में। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर को ही बोलते हैं अरहर। उसके बाद मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी फसलें क्या कहते हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में भी इस प्रकार से पूछेगा, इनमें से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन पहला चावल, दूसरा गेहूं, जौ, चना। तो इसका अगर हम आंसर जानेंगे तो उसमें हम लोग क्या टिक लगाएंगे? चावल में टिक लगाएंगे। इस प्रकार से फसल का भी नाम याद करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। यह कौन सा राज्य में? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर चावल का उत्पादन, और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में? तो
असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी के क्षेत्रों में किया जाता है। ये सभी के क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। अब जब चावल का उत्पादन हो गया तो इन्हीं धान को 3 तरीकों से उत्पादन करते हैं, 3 तरीकों से उनका उपजाऊ करते हैं। कौन सा तरीका? असम में ओस विधि के द्वारा धान को उपजाते हैं, पश्चिम बंगाल में अमन की विधि के द्वारा वहां पर उपजाते हैं, और उड़ीसा में बोरो विधि के द्वारा वहां पर क्या करते हैं? तो धान को उपजाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विधि के माध्यम से धान की फसलों को 3 भागों में बांटा है। पहला है ओस, अमन और बोरो। अब आता है जायद फसल। लेकिन जहां पर धान ज्यादा होता है, जैसे हम लोग धान का कटोरा जो बोलते हैं वह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। अब जायद फसल क्या है? यह रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य में बोया जाता है। हम जानते हैं कि जायद फसल किसके मध्य में, इसके जस्ट अभी पीछे बताएं कि खरीफ फसल और रबी फसल के जो मध्य में बोया गया वह जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो फसलें आती है जैसे तरबूज, उसके बाद खरबूज, उसके बाद खीरा, उसके बाद सब्जियां तथा चारे, ये मुख्य फसल के अंतर्गत आते हैं। कौन से? तो जायद फसल। जायद फसल का उदाहरण तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे, ये सभी क्या होते हैं? जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये था फसलों के प्रकार, अर्थात रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो इसका जो अगला आते हैं, सबसे पहले हम लोग आएंगे चावल में। और चावल में आने के बाद धीरे धीरे हम लोग फसल के बारे में जिक्र करेंगे। आप इसे नोट कीजिए। सबसे पहले आते हैं चावल में। हम देखते हैं कि भारत में जो फसल की जाती है वह 2 तरीकों से होता है। एक तो मेरा खाद्य फसलें हैं और एक मेरा अखाद्य फसलें हैं। भारत में जो फसल है, एक मेरा खाद्य फसल और एक मेरा अखाद्य फसल। तो कौन कौन से फसलें हैं? जैसे में हम भारत में जो फसल को देखा जाता है वह सबसे पहले चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चना, मटर, दाल, चना, मटर, उसके बाद गन्ना, कॉफी, चाय, उसके बाद मक्का और भी इत्यादि हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? फसल हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चावल के बारे में। और चावल हम जानते हैं
कि यह मेरा क्या होता है चावल, तो यह मेरा खाद्य पदार्थ है। यह क्या है, तो यह एक खाद्य पदार्थ है। सबसे पहला नंबर चावल। यह एक खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ है। इसका जो उत्पादन है चावल का, सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो है वह प्रथम स्थान पर, विश्व में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रथम स्थान पर है वह कौन है, तो चीन। द्वितीय स्थान पर जो है वह कौन है, तो भारत। तृतीय स्थान पर जो है वह कौन सा है, तो इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन में, उसके बाद भारत में, उसके बाद इंडोनेशिया में होता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाएंगे। सबसे ज्यादा मेरा पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। तो यह एक खाद्य पदार्थ है। इसका जो तापमान चाहिए, इसका जो तापमान चाहिए वह क्या चाहिए, तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान। इसकी जो वार्षिक वर्षा चाहिए, इसकी जो वार्षिक वर्षा चाहिए वह क्या चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य में, या इससे अधिक हमें वार्षिक वर्षा चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य या इससे अधिक अगर हमें पानी है तो सफल कहा जाए, तो वह वहां पर चावल क्या हो जाता है, सफल माना जाता है। तापमान क्या चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके बाद यह एक अभी तुरंत हम लोग पीछे देखे थे कि यह एक क्या है, तो यह एक खरीफ फसल है। यह एक क्या है, तो यह एक खरीफ फसल है। इसके बाद अगर आते हैं तो उत्पादन राज्य कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि। कहा जाए डेल्टाई क्षेत्रों में तथा नदी घाटी के क्षेत्रों में। इसका उत्पादन कहाँ, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, महाराष्ट्र में, और उसके बाद डेल्टाई क्षेत्र में, जहां पर नदी का मुहावना होता है, जहां पर नदी जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, तो उस सब के क्षेत्रों में क्या होते हैं, तो नमी पाया जाता है। और नमी पाने के बावजूद क्या होता है, तो वहां पर संभव हो पाता है चावल का उत्पादन। तथा नदी के घाटी के क्षेत्रों में, नदी के जो आउटसाइड हैं उस क्षेत्रों में भी सिंचाई के माध्यम से किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है।
जिस जगह पर ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में वहां पर बारिश की संभावना नहीं होती है, तो लोग वहां का चावल का उत्पादन कैसे करते हैं? तो कुछ कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से चावल का उत्पादन को संभव बना पाते हैं। तो इस प्रकार से चावल का उत्पादन है। अब हम लोग आगे आते हैं क्या, गेहूं का। इसे नोट कीजिए। अगर हम लोग धान की खेती करते हैं तो वहां से एक मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। एक मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है धान की खेती करने से। आते हैं हम लोग गेहूं में। गेहूं सबसे पहले देखेंगे कि यह कौन सा फसल है। यह एक रबी फसल है। यह भारत का द्वितीय खाद्य पदार्थ है। यह भारत का क्या है? यह द्वितीय खाद्य पदार्थ है। इसका जो तापमान चाहिए, तापमान चाहिए वह तापमान चाहिए वह बोते समय बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस बो दिए। उसके मध्यम में आ गया मेरा धान गेहूं, तो मध्यम के समय हमें क्या चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य। अगर हम लोग गेहूं को कटाई करते हैं तो कटाई के समय हम लोग को क्या चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य हमें तापमान चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि कटाई के समय हम गेहूं को ज्यादा सूखने देंगे। क्यों? क्योंकि उसका तापमान ही अधिक चाहिए। इसका जो वार्षिक वर्षा देखते हैं वह क्या है? वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा इसमें क्या कहा जाता है कि वार्षिक वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्यम में हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। तब कहा जाता है गेहूं का उत्पादन हो पाएगा। इसका जो राज्य है वह उत्पादन राज्य कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ क्षेत्र राजस्थान, ये सभी के क्षेत्रों में क्या होता है? तो उत्पादन किया जाता है। क्या चीज का? गेहूं का। हम अभी तुरंत बताए कि गेहूं का उत्पादन कैसे? पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो हवाएं हैं वह सबसे पहले भारत के पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पहुंचती है और ठंड के महीनों में वहां बारिश कराती है, जिसके कारण वहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से गेहूं का उत्पादन था। अब आगे आते हैं। मोटा अनाज।
मोटे अनाज या इंग्लिश में इसे मिलेट भी बोला जाता है। मोटे अनाज या इंग्लिश में मिलेट्स भी बोला जाता है। इनमें से क्या है, तो इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि फसलें हैं, आदि फसलें हैं। किसके? ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी फसलें किसके अंतर्गत आते हैं? मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। अब ये मोटे अनाज, यहाँ पर क्वेश्चन तुरंत आता है कि इनमें से मिलेट कौन से, इनमें से मोटे अनाज कौन है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो निम्न तरीकों से दिया जाएगा, जो कि अगर हमें याद रहेगी तो ऑप्शन को हम चूज अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आगे जो है, अब यहाँ पर देखेंगे रागी सबसे पहले। और ये मोटे अनाज में एक खासियत है कि इसमें विटामिन जो होते हैं वह बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें जो विटामिन होते हैं वह सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम पूंजी के तहत इन फसलों को किया जाता है। कम पूंजी के तहत ही हमें ज्यादा लाभदायक बेनिफिट देने वाले जो फसल हैं वह मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ये रागी को देखते हैं। ये रागी क्या है, तो सबसे पहले इसमें कैल्शियम, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। रागी में कैल्शियम और लोहा और भूसी की मात्रा पाई जाती है। किसमें? रागी में। इसमें कैल्शियम, लोहा और भूसी की मात्रा पाई जाती है, ये रागी। और इसे शुष्क प्रदेशों में भी उगाया जाता है। इसे शुष्क प्रदेशों में भी उगाया जाता है। लेकिन ज्वार और बाजरा तो इन्हें सिंचाई की आवश्यकता, इन्हें सिंचाई की जरूरत होती है। ये ज्वार और बाजरा, ये दोनों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस स्थानों पर आर्द्र पाया जाता है, जिस स्थानों पर नमी पाई जाती है, वहां पर सिंचाई नहीं करेंगे तो वहां पर ज्वार और बाजरा हो सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसे सिंचाई की आवश्यकता, इसे पानी की आवश्यकता होती है। और जिस जगहों पर आर्द्र की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, वहां पर ज्वार और बाजरा हो जाते हैं। अब इसके जो आते हैं उत्पादन राज्य जो आते हैं, वह राज्य देखते हैं। तो सबसे पहले आएंगे कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी क्षेत्र क्या होते हैं? आते हैं। मोटे अनाज जब होते हैं सभी क्षेत्रों में किया जाता है। ये सारी चीजें हैं मोटे अनाज के अंतर्गत। अब मोटे अनाज में हम लोग देखते हैं सबसे पहले बाजरा। सबसे पहले क्या देखेंगे? बाजरा। यह बाजरा जो होता है, यह बलुआ पत्थर, लाल मिट्टी और काली मिट्टी में
में उगाया जाता है। ये बलुआ पत्थर क्या है? ये बाजरा क्या है? बलुआ पत्थर लाल और काली मिट्टी में भी उगाया जाता है। बाजरा उत्पादन जो राज्य है वह क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद क्या होता है? राजस्थान। ये सभी क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं? तो बाजरा का उत्पादन होता है। ये बाजरा था। अब इसके जो आते हैं अगला, मक्का। हम लोग मक्का को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मक्का को, तो इसे खाद्य पदार्थ के रूप में और इसे चारे के रूप में भी देखा जाता है। मक्का क्या है? तो इसे खाद्य पदार्थ के रूप में और इसे चारे के रूप में भी देखा जाता है। मक्का यह एक खाद्यान्न तथा चारे वाले फसल होते हैं। चारे वाले फसल होते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर मक्का का उत्पादन करते हैं तो इसमें भी बेनिफिट होता है, इसमें भी लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मक्का से एक काम हम लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग मक्का का उत्पादन किए। उत्पादन करने से सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरियल तरीका से कि उत्पादन करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उत्पादन करने में मृदा अपरदन को रोकना सबसे पहला काम। मक्का का उत्पादन किए, मृदा अपरदन को क्या किया? रोका। दूसरा क्या है कि चावल को, जब हम लोग मक्का का उत्पादन किए तो मक्का में अत्यधिक विटामिन होते हैं। मक्का में अधिक से अधिक विटामिन पाया जाता है मक्का में। तभी तो हमारे यहाँ गांव देहात में क्या करते हैं, तो अधिकतर जानवरों को मक्का ही खिलाया जाता है। उसके बाद या पहले के लोग को भी देखेंगे कि लोग अधिकतर से अधिकतर मक्का ही खाते थे, जिसके कारण उसका शरीर भी रहता था मोटा तगड़ा। तो ये सभी से जानकारी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मक्का में अत्यधिक विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहले मृदा अपरदन को रोकता है। उसके बाद इनके जो छाल होते हैं वह छाल को क्या करते हैं? चारे के रूप में काम करते हैं। चारे के रूप में हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। उस पौधा को क्या करते हैं? सुखाकर जलावन के रूप में, पौधा को हम लोग सुखाकर जलावन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग क्या करते हैं? मक्का से हम लोग क्या काम करते हैं। अब इसका जो आते हैं मक्का का उत्पादन करने समय इसका जो तापमान है, तापमान क्या होता है?
तो इसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य चाहिए। मक्का उत्पादन में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के मध्य चाहिए तो मक्का ही हो पाएगा। उसके बाद उत्पादन इसका जो राज्य है वह सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना इत्यादि। ये सभी राज्य क्या आते हैं, तो ये सभी राज्य आते हैं मक्का का उत्पादन के लिए। अब इसका जो आगे आता है वह दाल आता है। मक्का का इतना ही है। अब आगे जो आते हैं दाल आते हैं। दाल हम लोग जानते हैं क्या, दाल दाल हम लोग देखते हैं कि यह जो है विश्व में देखा गया, ये दाल जो है विश्व में देखा गया तो शाकाहारी व्यक्तियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है वह बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये जो दाल है वह फेमस शाकाहारी व्यक्तियों के लिए होता है। यह भी एक प्रकार का खाद्यान्न फसलें हैं, लेकिन अगर शाकाहारी व्यक्ति को लिए देखा जाए तो उनके लिए सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, तो दाल होता है। उसके बाद यह जो दाल है यह हमारा भारत इसे उत्पादन और उपभोक्ता अधिक करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हमारा भारत भी दाल अधिक उत्पादन करेगा और उसे उपभोक्ता भी करेगा, उसे यूज भी करेगा, उसे अपनाएगा। हमारा जो भारत है उत्पादन भी अत्यधिक और उसे उपभोक्ता भी अधिक करेगा, अर्थात उसे अपनाएगा। यह शाकाहारी व्यक्तियों के लिए अच्छी खाद्यान्न फसलें हैं, अच्छी खाद्यान्न फसलें हैं। ये दाल, इसके जो अंतर्गत आते हैं इसमें क्या आते हैं, सबसे ज्यादा तूर को ही अरहर बोलते हैं। तूर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, ये सभी क्या होते हैं, तो इसमें आते हैं। ये सभी
भारत का दलहनी फसल है। दलहनी फसल है। ये सभी दाल में केवल किसे छोड़ के, केवल तूर और अरहर को छोड़कर, इसे छोड़कर मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर, उसके बाद ये सभी दलहनी फसल में क्या होते हैं, तो इसके बीज में एक जीवाणु पाया जाता है। इस सभी के बीज में क्या होते हैं, तो एक जीवाणु पाए जाते हैं, और वह कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, और यह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करके और इन पौधों को मजबूत बनाते हैं, और मजबूत बनाने के साथ साथ उस मिट्टी के उत्पादन शक्ति को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए इन सभी दलहनी फसलों को उत्पादन करने समय मिट्टी की उर्वरक शक्ति ज्यादा हो जाती है। इन सभी में ज्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, और नहीं होने के बावजूद भी इनका जो फसल है बहुत तेजी से विकास होती है, और विकास होने के बावजूद क्या होता है, तो उसमें वहां पर राइजोबियम नामक जीवाणु, जो जड़ में जो छोटी गांठ होती है, वह गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु, और नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके और उसे नाइट्रेट में बदल करके और पेड़ पौधों को क्या करती है, तो प्रदान करती है। तो प्रदान होने के बावजूद क्या होता है, फसल का उत्पादन शक्ति बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद वहां की मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होने के बाद क्या होता है कि वहां का जो उत्पादन है बहुत तेजी से हो पाता है। तो इस प्रकार से दाल का विकास हुआ है। और दाल का विकास कहाँ, तो भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सभी के क्षेत्रों में क्या होते हैं, तो इन सभी के क्षेत्रों में दाल का विकास हुआ है। तो आज का टॉपिक इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं पार्ट 3 को लेकर, और जो पार्ट 3 है वह भी बहुत शानदार, अर्थात इन सभी हम खाद्य फसल के बारे में जिक्र किए, और अगर जो हम पढ़ेंगे वह अखाद्य फसलें, जिसको खाया नहीं जाता है, जैसे हम लोग कपास, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन सी, तो पार्ट 3 का क्लास में। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।